नमस्कार दोस्तों। तो कुछ समय पहले आपने एक चर्चा सुनी होगी कि लोग एक परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन किया जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाएगा भारत की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और इसको रीड्रॉ करके 543 सीट से इसको बढ़ा करके लगभग 850 सीटों के करीब यानी कि 850 सीटों के करीब कर दिया जाएगा। अब ये जब आपने सुना, ये जब पूरी चर्चा चल रही थी, बिल प्रेजेंट होने की बात थी, सारे कुछ चल रहा था, इसके बीच में सबसे पहली चीज तो ये आई कि भाई नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच में एक बार फिर से क्लैश देखने को मिल सकता है। और साउथ इंडियन स्टेट्स ने बड़ा स्ट्रांगली इसको अपोज भी किया। रीज़न बहुत सिंपल था, उनका रीज़न यही है, हमेशा से तर्क उनका वही रहा है और आज भी तर्क यही है साउथ इंडियन स्टेट्स का कि भाई हमने फैमिली कंट्रोल किया, हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, हमने पॉलिसी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जनसंख्या जो है यानी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में है। अब बजाय इसके कि हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए, हमें एक तरीके से पनिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा है। नॉर्दर्न स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया, वहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, और इसलिए पॉपुलेशन टू एमपी रेशियो को कम रखने के लिए उनको ज़्यादा सीटें दे दी जा रही हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। और इसीलिए आप देखिए, ये तो जनरल है कि जितने भी आप प्राइम मिनिस्टर उठा करके देखिए भारत में, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स, अगर आप एच डी देवेगौड़ा, वो भी उनकी किस्मत अच्छी थी तो वो बन गए, एच डी देवेगौड़ा को छोड़ दीजिए तो बाकी वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद आपके जितने भी मतलब ये लोग आपके प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, चंद्रशेखर सिंह, मतलब जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं वो जनरली नॉर्थ इंडियन स्टेट से ही आते थे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है, कहा जा रहा है इसको, ये कि पॉलिटिकल इम्बैलेंस है। तो अगर अब 850 सीटें आप करने जा रहे हो तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो इसका बहुत विरोध करते हैं। लेकिन आज हम इस डिबेट के ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिस्कस हो चुका। अगर आपको इस पूरी मुद्दे को समझना है और काफ़ी डिटेल में उसकी लीगल बैकिंग समझनी, तो ऑलरेडी मैंने एक पूरा बहुत ही डिटेल डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए बनाया था, जहाँ पे सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे डिवाइड होती है, क्या होता है, पॉलिटिकल एंगल क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके उस पूरे वीडियो को देख सकते हो अगर आपको उस एंगल से समझना है। हम यहाँ पर एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पर, और इस आर्टिकल को लिखा है शशि थरूर साहब ने, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि वो अपोजिशन के एमपी हैं तो इसमें क्रिटिसिज्म जो है इस आर्टिकल ने पूरा इसका किया गया है, लेकिन बहुत तथ्यात्मक तरीके से, मतलब बहुत फैक्ट बेस्ड और रियलिटी प्रैक्टिकलिटी बेस्ड यहाँ पर उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया है, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक आपको भी ये मामला ठीक लगेगा। उसके बाद आप मुझे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, अगले 7-8 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो देखने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये तथ्य कहाँ तक ठीक लगते हैं। तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आज आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि ट्रस्ट किस पे करें और क्या वो क्वालिटी हमें इंश्योर हो पाएगी जो यूपीएससी पूछ रहा है। जो हमने पेपर 2026 का ऑलरेडी देख लिया और हालत सबकी खराब हुई इस पेपर में। तो अब अनअकैडमी ने क्या किया आपके लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। 3 डे फ्री ट्रायल हमारा आ चुका है और 1 से 3 यानी कि आज इस पूरे फ्री ट्रायल का लास्ट दिन है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप आज भी इसके लिए एनरोल करते हैं तो फ्री में आपको ये मिलेगा 3 दिन के लिए, यानी कि 6 अगस्त तक आपके पास इसका एक्सेस होगा। सिंपली आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर क्लिक करके इसके लिए रजिस्टर कर लेना है। और अगर आपने पहले कभी रजिस्टर किया होगा फ्यूचर मतलब पास्ट में, पिछले साल वाल, तो आप उस नंबर से रजिस्टर मत करिएगा, दूसरे नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें आपके लिए सारे बैचेस, हमारे जो पेड कोर्सेस हैं, उसके लेक्चर्स हैं, सब कुछ 3 दिन के लिए फ्री हो जाएगा। आपको सारे नोट्स आपके लिए सारे नोट्स, सारे पीडीएफ, सब कुछ फ्री हो जाएगा। और इसके साथ टेस्ट सीरीज भी हमने आपके लिए फ्री कर दी है। और इसीलिए द होल पॉइंट ऑफ गिविंग 3 डे फ्री ट्रायल इज कि आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद उसका पीडीएफ पढ़िए, रिवाइज करिए एंड देन टेस्ट दीजिए, ताकि आप ये इंश्योर कर पाएं कि किस लेवल की क्वालिटी हम इस बैचेस में इंश्योर करते हैं, जहां से ऑल इंडिया रैंक 1 निकलता है, और आपको कितना समझ में आ पा रहा है, आप उसका कितना फायदा उठा पा रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ पाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, 3 दिन का फ्री ट्रायल आपको दिया जा रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और यहाँ पर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और इस पूरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। अब देखिए, भारत के अंदर जो पूरी एक्सरसाइज होती है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है जहाँ पर हम पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे देश को डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 तरीके की होती हैं। जब सेंटर का इलेक्शन होता है, यानी कि पार्लियामेंट लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो हम पूरे देश को लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। और इसी तरीके से जब स्टेट इलेक्शन होता है तो पूरे स्टेट को हम
विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर को चुना जाता है, चाहे हम लोकसभा की बात करें चाहे हम विधानसभा की बात करें। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो इन्हीं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की चर्चा हो रही है। अब इसका थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड को भी समझना पड़ेगा कि ये कैसे होता है एग्जैक्टली। तो ये देखिए, ये पूरी जो प्रैक्टिस है डिलिमिटेशन की, जहाँ पर हम रीड्रॉ करते हैं लोकसभा की बाउंड्रीज को, वो क्यों करते हैं? ताकि द होल आइडिया इज कि जो पॉपुलेशन और एमपी का रेशियो है उसको बराबर रखा जा सके ऑल ओवर इंडिया। यानी कि हालांकि ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जितना प्रैक्टिकेबली पॉसिबल है, कॉन्स्टिट्यूशन में वही लिखा हुआ है कि जितना प्रैक्टिकेबली पॉसिबल आप इंश्योर करो कि भारत में हर सीट पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों का और एमपीज का रेशियो है वो लगभग सेम आए। तो जैसे मान लीजिए एक एमपी है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं, तो मतलब वो जो पर्टिकुलर एमपी है वो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। बगल की एक सीट है, उस पर हो सकता है 7-7.5 लाख लोग हों, तो वो 7.5 लाख लोग का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब इसको इसलिए किया जाता है डिलिमिटेशन को, द होल आइडिया ऑफ डिलिमिटेशन इज ताकि बहुत अनइवन इम्बैलेंस ना हो पाए पॉपुलेशन और एमपी के रेशियो का। यानी कोई एमपी है वो सिर्फ 2 लाख लोग का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन कम है, और एक हमारे एमपी साहब हैं जो 50 लाख लोग का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत जबरदस्त बर्डन है। ऐसा इम्बैलेंस ना हो पाए इसीलिए डिलिमिटेशन किया जाता है। लेकिन बहुत जरूरी क्या है, क्योंकि ये डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, तो सबसे पहले हमारे पास सेंसस होना जरूरी है। सेंसस इज देन आफ्टर सेंसस जो है वो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होती है। यानी कि पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन होगा। इसीलिए आप देखोगे 1951 में अगर सेंसस हो रहा है 52 में डिलिमिटेशन हो रहा है, 71 में सेंसस हो रहा है 72 में डिलिमिटेशन हो रहा है। इसी तरीके से ये पूरा मामला जो है वो चलता है, जहां पर पहले सेंसस किया जाता है और डिलिमिटेशन किया जाता है। अब इस चीज़ की चर्चा अभी क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हो सेंसस चल रहा है और इस सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना है और उसके बाद 2029 का जो चुनाव होगा, कहा जा रहा है कि 2029 के चुनाव में भी हम ज़्यादा सीट्स के ऊपर चुनाव देखने को मिले, जो कि हमारी सरकार कह भी रही कि 850 सीटें लोकसभा के अंदर की जाएंगी, विच इज़ ह्यूज। इसीलिए ये डिबेट जो है इसका पूरा कंटेक्स्ट है और इसीलिए बार बार इसके ऊपर लिखा पढ़ा जा रहा है। डिफरेंट लोग, डिफरेंट एक्सपर्ट्स इसके ऊपर लिख पढ़ रहे हैं। तो पहले कंसेंसस होगा, पहले सेंसस होगा और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। इस तरीके से पूरा मामला चलता है। डिलिमिटेशन को हिंदी में परिसीमन कहते हैं, जहां पर हम पूरे जो नेशन की बाउंड्रीज है लोकसभा के लिए उसको रीड्रॉ करते हैं। यानी कि फिर से जब पॉपुलेशन है उसको देखा जाता है कितने लोग माइग्रेट किए, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन सी सीट पर कितनी है, ये सब कुछ देख करके फिर उसको रीड्रॉ किया जाता है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना कि साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में झगड़ा क्यों है इसको लेकर के। देखिए क्या है कि 1976 में वैसे तो इंदिरा गांधी जी ने बड़े खतरनाक काम किए हैं 42nd अमेंडमेंट से, लेकिन एक ठीक काम उन्होंने किया था 1976 के अंदर बाय द 42nd अमेंडमेंट, दैट उन्होंने 543 सीट्स जो हमारी लोकसभा की हैं उसको फ्रीज कर दिया था। क्यों किया था, द होल आइडिया क्यों हुआ था, इसके पीछे का आप तर्क समझना। सदर्न साउथ इंडियन जो स्टेट्स थे वो इससे बहुत ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि हर 10 साल में क्या होता था, सेंसस होता था और उसके बाद डिलिमिटेशन होता था। और लगातार क्या हो रहा था, चाहे आप 51 का देखिए, चाहे 61 में देखिए, चाहे 71 में देखिए, उसके बाद जब भी डिलिमिटेशन होता था तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन हमेशा लोकसभा में बढ़ जाता था और साउथ इंडियन स्टेट्स का उतना ही रहता था या कम ही हो जा रहा था। इस वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स को ये लगने लगा कि भाई हमने तो अच्छा काम किया, हमें कहा सरकार ने कि भाई आप फैमिली प्लानिंग करो, आप अपने यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, आप उनको एजुकेट करो कि वो कम पॉपुलेशन रखें, वो कम बच्चे पैदा करें, है ना, ये सारी चीज़ें आप करो ताकि आप एक बेटर लाइफ जी पाओ। ज़्यादा बच्चे होंगे आपका इनकम जो है डिवाइड ज़्यादा हो जाएगा, आप एक बेटर ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो ये सारे तर्कों की वजह से उनको समझाया गया। साउथ इंडियन स्टेट्स ने इसको बहुत अच्छे से किया और पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ कम हुई। बल्कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ने इसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप पॉपुलेशन देख लीजिए उठा करके, तो वहां पर लगातार पॉपुलेशन बढ़ती रही। इसके बजाय कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने अच्छा काम किया था, उनको रिवॉर्ड मिलता, उनको एक तरीके से पनिश किया गया। क्यों? क्योंकि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गिरता गया। क्योंकि हर डिलिमिटेशन में इसी रेशियो को मैनेज करने के लिए उनको कम सीटें मिली, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा सीटें मिली क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा थे। तो अब ये जो पूरा लॉजिक है, इसकी वजह से साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में एक पूरा झगड़ा सा हो गया और ये झगड़ा सरकार तक पहुंचा। इंदिरा गांधी ने उसको एड्रेस किया। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई अब हम भी फिलहाल जो है, क्योंकि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है नॉर्थ और साउथ इंडियन स्टेट्स में, इसलिए हम फिलहाल लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसको 543 पर फिक्स कर रहे हैं। जब पॉपुलेशन डेंसिटी ठीक हो जाएगी, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल या लगभग इक्वल हो जाएगी साउथ और नॉर्थ की, तब हम जा करके इस सीट को बढ़ा लेंगे, तब जरूरत पड़ेगी। तो
उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, वो फर्दर 25 साल के लिए इसको और ज़्यादा फिक्स कर देते हैं। जैसे 1976 में उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि 25 साल के लिए मैं इसको कर रही हूँ, 2000 में आप इसको दोबारा से रिकंसिडर कर लेना। 2001 में ये रिकंसिडर जब हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने सेम चीज़ कही कि भाई साउथ इंडियन स्टेट के साथ जाती हो जाएगी, इसको और 25 साल के लिए बढ़ा देंगे, तो 2025 तक ये चला गया। अब 25 खत्म हो गया, 26 आ चुका है, तो 26 में इसीलिए सेंसस और उसके बाद डिलिमिटेशन होना है। और ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि भाई पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, और पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपके पास सेंसस का अच्छा डेटा नहीं है। आपने तो सेंसस ही नहीं कराया पिछले बार से, 2011 में सेंसस हुआ, उसका डाटा बाहर नहीं आया, और उसके बाद से सेंसस हुआ ही नहीं। तो आपके पास तो अभी बहुत सारी पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए भी सही डेटा नहीं है। तो सेंसस तो कराना जरूरी है, और उसके बाद डिलिमिटेशन कराना भी जरूरी है। इसीलिए ये सारे मुद्दे जो है इस समय पर खड़े हो रहे हैं। तो साउथ और नॉर्थ का ये पूरा झगड़ा था। अब इसी में शशि थरूर साहब ने आर्टिकल जो लिखा हुआ है, वो इस व्यू को वैसे तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब वो इस व्यू की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। ये तो मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया कि असल में झगड़ा शुरू कहाँ से होता है और इतनी मुश्किल क्यों आ रही है। अब हम असल मुद्दे को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सरकार क्या कह रही है, 824 से लेकर के 850 सीटें कर दी जाएंगी लोकसभा के अंदर। अब शशि थरूर साहब जो हैं वो दो इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। पहला इशू जो वो कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, कि पहली चीज़ तो ये होगी कि नॉर्थ और साउथ का झगड़ा वो तो है ही, वो तो उसी समय से चला आ रहा है, उसके लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है। वो तो झगड़ा है और तब भी रहेगा, आज भी है और वो कल भी रहेगा। इतनी जल्दी ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, फिलहाल तो नहीं होता हुआ दिख रहा। तो वो नॉर्थ साउथ का झगड़ा तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। हम इसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। शशि थरूर जो है वो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव यहां पर दे रहे हैं, दैट इज इशू बी। इशू बी में वो कह रहे हैं कि अगर हम 850 सीटें कर देंगे लोकसभा में, तो इससे होगा क्या, मतलब इसका ये होगा कि 850 लोग अब लोकसभा के अंदर बैठे होंगे। 850 लोग जब लोकसभा के अंदर बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं उसकी फंक्शनिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उनका कहने का मतलब है कि इशू साउथ और नॉर्थ वर्सेस साउथ या साउथ वर्सेस नॉर्थ का इशू नहीं है। इशू एक्चुअल में इसके पूरे स्ट्रक्चरल और इसके फंक्शनिंग में है। द इशू इज द साइज इटसेल्फ, क्योंकि इतना बड़ा साइज हो जाएगा तो इसके लिए फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ हद तक ये तर्क आपको ठीक भी लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप 543 सीट्स के अंदर, उसमें भी सारे मेंबर प्रेजेंट नहीं होते, तब आप इतना केओस हमारी लोकसभा के अंदर देखते हो कि हमेशा वॉकआउट्स, मुद्दों पर कभी बात नहीं होती, जो असल बिल प्रेजेंट हो रहा है उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही, चर्चा समोसे के साइज पर हो रही है, तमाम इन तरीके की चीजें होती हैं। तो 850 लोगों में क्या स्थिति होगी आप जरा एक बार इमेजिन करके देखिए। फिर उसके बाद चलो फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं उसके, वो तो डिफरेंट है कि फाइनेंसेस पर असर पड़ेगा, एक्सचेकर के ऊपर ज़्यादा बल पड़ेगा, तमाम इस तरीके की। 850 एक तर्क मैंने ये भी देखा कि 850 सीटों का मतलब है कि 850 वीआईपीज, तो वो उनको एड्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेशन के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये प्रेशर है, वो सब तो है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या हमारी लोकसभा बेटर तरीके से फंक्शन कर पाएगी। उसके ऊपर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बेटर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ पैरेलल्स भी ड्रॉ किए हैं चाइना के साथ में, यूएस के साथ में, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी पहले वो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। उनका कहना है कि साइज जो है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे? तो लोकसभा का द होल ऑब्जेक्टिव इज ऑफ लोकसभा इज व्हाट, द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकसभा हियर इज दैट लोकसभा इज अ डेलिब्रेटिव बॉडी। लोकसभा एक डेलिब्रेटिव बॉडी है। डेलिब्रेटिव बॉडी का मतलब क्या है? उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो डिस्कशन करें, वो डिबेट करें, वो प्रेजेंट करें अपने आप को, वो रिप्रेजेंटेशन करें अपने लोगों का, वो उनके मुद्दों को वहां पर रखें, सामने रखें पार्लियामेंट के, ताकि सबके सामने आ पाए, नेशन के सामने आ जाए, देश के सामने आ पाए वो चीज। लेकिन जब आपके पास 850 लोग होंगे, इतना बड़ा जब साइज होगा, तो ये ह्यूमनली प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लो 4 घंटे यहां पर डिबेट के लिए डेडिकेट किए जा रहे हैं, टाइम तो उतना ही है, 4 घंटे डेडिकेट किए जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली होता क्या, सब लोग अपने समय से थोड़ा ज्यादा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं 15 से 20 लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो आपके लोकसभा में बोल पाएंगे। 850 लोग सिर्फ बैठे हैं, वो सिर्फ हेड काउंट्स हैं। ये लोग ना कभी बोलेंगे ना कुछ करेंगे। सिर्फ 15 से 20 जो आपके पार्टी के दो लाइमलाइट वाले नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। आप देखो, अभी भी देख लो आप अपने लोकसभा के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या लोग अपोजिशन में भी, अपोजिशन के भी जो बड़े नेता हैं, सिर्फ वही बोलते हुए नजर आते हैं आपको। आप मुझे बताओ कि दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, उसके बाद उनके साथ जो उनके अध्यक्ष हैं वो, उसके अलावा मतलब 2-3 नेताओं को छोड़ दो, चंद्रशेखर को मैं देखता हूँ, चंद्रशेखर जी कभी कभी बोल देते हैं। इनके अलावा अपोजिशन से भी कौन बोलते हुए आपको नजर आता है? खैर अपोजिशन तो वीक भी है, बहुत कम सीटें उनके पास, तो क्या ही बोलेंगे, लेकिन उसमें से भी कौन आपको बोलते हुए नजर आता है, या कौन बड़े मुद्दे उठाते हुए नजर आता है? आप अपनी
गवर्नमेंट के साइड से देखो तो जितने मंत्री लोग हैं वही बोलते हुए नजर आते हैं, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्या वो लोग रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी का? क्या वो सिर्फ टेबल बजाने के लिए, ताली बजाने के लिए वहां पर हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यही बात शशि थरूर साहब यहाँ पर कह रहे हैं और ये तर्क ठीक भी है। ज्यादातर जो एमपीज हैं वो साइलेंट वोटिंग मेंबरशिप बनेंगे, उनका सिर्फ यही काम होगा कि वो वोटिंग करेंगे और उसके बाद वो घर चले जाएंगे। ना वो कभी क्वेश्चन पूछेंगे, ना वो कभी प्राइवेट मेंबर बिल मूव कर पाएंगे, ना वो कभी हाउस में बोल पाएंगे। तो द होल ऑब्जेक्टिव जो लोकसभा का है, 850 सीटें होने से लोकसभा का ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। लोकसभा का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा यहां पर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ा जो उनका तर्क है वो क्या है कि क्योंकि मंत्री बोलेंगे सारे, 15 से 20 लोग को बोलना है तो उसमें सारे मंत्री बोलेंगे। कहीं ना कहीं ये पावर जो है वो बड़े आराम से एग्जीक्यूटिव के पास शिफ्ट हो जाएगी। जब आपका लेजिस्लेचर वीक होगा, जब आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास शिफ्ट हो जाएगा। ये तो तर्क वैसे भी सही है कि जब आप देखो कि आपके देश में या किसी भी देश में जब अपोजिशन वीक होता है तो जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव फिर अपना कंट्रोल जो है बनाने की कोशिश करता है। एग्जीक्यूटिव पूरा अच्छे तरीके से फंक्शन करने की कोशिश करता है, वो ओवर पावर करने की कोशिश लेजिस्लेचर में भी करते हैं। ये तो नेचुरल है, ये तो कहीं भी किसी भी देश में इक्वली अप्लाई होता है। आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को देख लो, हालांकि वहाँ सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन कहीं भी आप देख लो कि जब आपका अपोजिशन वीक होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरा ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। तो ये तीसरा तर्क है और ये तीनों तर्क अगर हम देखें तो अपनी जगह पर ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स ठीक हैं। उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, ही इज ड्रॉइंग पैरेलल्स। उनका कहना है कि भाई आप चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को क्यों देख रहे हो, आप यूएस जैसे देशों को देखिए। अब हम इसको समझते हैं। ये पूरी लिस्ट है उन देशों की जिन देशों के अंदर बड़े पार्लियामेंट हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर चाइना आता है। चाइना के पास 2977 मेंबर्स हैं। उनके संसद में 2977 मेंबर्स होने का मतलब लगभग ऑलमोस्ट 3000, मैं इसको बोल करके चलता हूं, 3000 मेंबर्स होने का मतलब। और चाइना कैसा, क्या चाइना एक डेमोक्रेसी है? कैन यू कॉल चाइना डेमोक्रेसी? आप खुद ये इसका जवाब दीजिएगा। क्या आप चाइना को एक डेमोक्रेसी बोल सकते हो? भले चाइना खुद को डेमोक्रेटिक बोलता है, लेकिन चाइना को आप डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संसद नॉर्थ कोरिया की है, 687 मेंबर्स हैं। अब नॉर्थ कोरिया का तो कुछ कहना ही नहीं है, डेमोक्रेसी उसको तो कह ही नहीं सकते आप। और उसके बाद फिर भारत आता है तीसरे नंबर पे। वैसे तो इंडोनेशिया आता है और उसके बाद फिर भारत आता है जो 543। ऑलरेडी भारत की सीटें काफी ज्यादा हाई है, 543 इज अ बिग नंबर। तो यहां पर कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि आप चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर क्यों कर रहे हो, बल्कि आप यहां पर यूएस जैसे देशों को उठा करके देखिए। अब यूएस जैसे जो देश हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 435 सीटें हैं और पॉपुलेशन लगभग 320 मिलियन पॉपुलेशन है। आई थिंक ये पूरी पॉपुलेशन है। यूएस ने ये चीज ऑलरेडी 1929 में कर दी थी, उसको फ्रीज कर दिया था अपनी सीटों को 435 पर। और उनका भी तर्क सेम था कि बहुत बड़ा संसद होने से इसका यह मतलब नहीं है कि आपका डेलिब्रेशन बढ़ जाएगा या रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, बल्कि रिप्रेजेंटेशन और डेलिब्रेशन कम हो जाएगा। और क्योंकि डेलिब्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का कोई मतलब ही नहीं है। फिर उस मेंबर का, आपके नेता का संसद में बैठने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपका मेंबर आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं तो फिर मतलब ही क्या है। और आप भी ये सोचिएगा कि क्या आपने कभी अपने पार्लियामेंट के एमपी को, आपने अभी अपने एरिया के जो एमपी हैं उनको कभी देखा है पार्लियामेंट में बोलते हुए? और अगर नहीं देखा है तो आप सवाल कर सकते हो कि भाई फिर लॉजिक क्या है। ये मेन उनका तर्क है, जहां पर वो कह रहे हैं कि भाई चाइना नॉर्थ कोरिया को कॉपी मत करो, आप यूएस के सिस्टम को देखो कैसे वो इफेक्टिवली इसको रन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने समझाया कि यहां से होगा क्या, डिबेट बहुत कम हो जाएगा, एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा डिबेट, अभी इतना क्योटिक है। दूसरा चीज क्या है, एमपीज जो हैं दे विल जस्ट बी साइलेंट नंबर्स, वो सिर्फ वोट करेंगे, वो सिर्फ अपने व्हिप की बात सुनेंगे, पार्टी अध्यक्ष की बात सुनेंगे, वोट और ना वोट करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे पावर शिफ्ट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव्स के पास। कमिटी जो है वो ओवरलोडेड हो जाएंगी, ओवरबर्डन हो जाएंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में काम नहीं होगा तो सारा काम होगा कमिटीज द्वारा, और कमिटीज ओवरलोडेड वहां पर हो जाएंगी और वहां पर भी ज्यादा मेंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद पब्लिक वॉइस कहीं ना कहीं इससे डाइल्यूट हो जाएगी। ये पूरा शशि थरूर साहब का तर्क है। अब भाई उन्होंने सारी प्रॉब्लम बता दी, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन उन्होंने बहुत सिंपल सा दिया। उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर एमपी टू पॉपुलेशन रेशियो को लो रखने के लिए सीटें बढ़ाओ, बजाय इसके आप एमपीज को बढ़िया इक्विप करो,
समझते हैं इस मतलब को। उनका कहना है कि लोकल लेवल की जो अपनी गवर्नेंस है आप उसके ऊपर काम करो, उसको इंप्रूव करो। तो ये छोटे जो मुद्दे हैं पॉटहोल्स के, ड्रेनेज के, ये सब छोटे मोटे मुद्दे ये एमपी के पास नहीं आएगा, वो थोड़ा खाली रहेगा कंपैरेटिवली इन चीज़ों से, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत बहुत स्ट्रांग है और वो अपना काम कर रही हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप क्या करो, जैसा यूएस करता है, आप अपने एमपीज को बेटर इक्विप करो। एक एमपी है, उसको 10 लाख लोगों को एड्रेस करना है, तो वो जाहिर सी बात है 10 लाख लोगों को एड्रेस कैसे कर पाएगा अकेला। तो आप उसको एक बेटर टीम प्रोवाइड करिए, आप उसको डेडिकेटेड ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करिए, उसके पास अच्छा रिसर्च स्टाफ हो, उसके पास जो है बेटर रिसोर्सेस हो, डेटा उसके पास बढ़िया हो। आप तो सेंसस ही नहीं करा रहे हो, डेटा क्या सपोर्ट करोगे उसको। उसके बाद उसके पास जो लेजिस्लेटिव वर्क करने का ज़्यादा टाइम आप उसको देखिए। तो जितना स्ट्रांग एक एमपी बनेगा, जितना अच्छा डेटा एक एमपी के पास होगा, उतना अच्छी पार्लियामेंट काम करेगी और उतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी रहेगी। जैसा कि शशि थरूर ये क्लेम कर रहे हैं कि जैसा कि यूएस में चलता है, यूएस में, और ये है भी, यूएस के अंदर लगभग 435 मेंबर्स हैं और लगभग मतलब पॉपुलेशन उनकी 340+ मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बड़ा इफेक्टिवली वो काम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका सपोर्ट स्टाफ बहुत बड़ा होता है और उनके पास कमिटी सिस्टम बहुत अच्छा है और रिसर्च जो है, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छी उनकी होती है, रिसर्च वगैरह बढ़िया होती है, डेटा उनके पास बढ़िया होता है, रिक्वायरमेंट और डिमांड वो समझ पाते हैं, तो वो बेटर प्रेजेंट कर पाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। यही पूरा तर्क है शशि थरूर का। इसीलिए उन्होंने पहले इशू के ऊपर फोकस नहीं किया कि नॉर्थ साउथ की बात नहीं करेंगे, सब कर रहे हैं, हम दूसरे इशू की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को वो चीज़ किल कर देगी और इसीलिए हमें इसको रोकना चाहिए। एंड हेंस देयरफॉर उनका पूरा लॉजिक है कि ये सीटें 543 पर फ्रीज रहनी चाहिए, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। हालांकि शशि थरूर केरला से आते हैं, अब आपको ही पता है एमपी हैं वो वहाँ से, साउथ इंडियन स्टेट से, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा उस तरफ लीन होंगे और प्लस अपोजिशन के हैं तो वो उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे। अब आपको ये तर्क कितने ठीक लग रहे हैं, कितने खराब लग रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं ना कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, तो वो तो जनता डिसाइड करेगी। अब आप ये सोच करके बताइएगा ये सारे तर्क कितने लेवल पर ठीक है और आपके हिसाब से, क्योंकि आप कमेंट में करते हो और मैं पढ़ता भी हूँ, ज़बरदस्त कमेंट आते हैं, तो आपके हिसाब से क्या ठीक इसमें होना चाहिए। अब जाते जाते एक बात फिर से याद रखिएगा कि हमारा सबसे बड़ा ऑफर इस समय पर चल रहा है 3 डे फ्री ट्रायल का, इसको एनरोल कर लीजिएगा। आज इसका आखिरी दिन है 3 अगस्त, इसके बाद ये कभी नहीं आएगा, तो आप पहले इस्तेमाल कर लीजिए फिर विश्वास करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।